प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट। आज इसमें अपन बात करेंगे सत्ता का प्रत्यायोजन या जिसको अंग्रेजी में अपन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। देखिए, अपन ने संगठन के बारे में अभी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। संगठन जो है ये हम जानते हैं कि संस्था की उद्देश्य प्राप्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसमें बहुत से व्यक्ति मिलकर एक साथ निश्चित कार्यों को निष्पादित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं या संस्था के उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे संस्था का आकार बड़ा होता जाता है तो उसी के अनुरूप जो है संस्था का संगठन भी जो है वो विस्तृत होता चला जाता है। संस्था में कार्यभार जो है वो बढ़ने लगते हैं, नई नई चुनौतियां आने लगती हैं। तो इन सब बातों का असर ये पड़ता है कि जो संस्था के शीर्ष स्तर पर, संगठन के शीर्ष स्तर पर अधिकारी होते हैं, उनका कार्यभार जो है वो बहुत न केवल चुनौतीपूर्ण हो जाता है बल्कि उनके कार्यभार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी उनको बहुत से कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। अब जब व्यक्ति का कार्यभार बहुत अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था में स्वाभाविक बात है कि हर एक व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सभी कार्यों को स्वयं उनका प्रभावशाली ढंग से निष्पादन कर सके, उनको पूरा कर सके। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि एक अधिकारी जो है अपने कार्यों का विभाजन कर देता है, और विभाजन करके उनमें से कुछ काम जो हैं वो स्वयं अपने पास रख लेता है, और कुछ काम जो है वो अपने अधीनस्थ, अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है कि आप इन कार्यों को पूरा कीजिए, इनको निष्पादित कीजिए। तो ये जो सामान्य अर्थ में यही चीज़ जो है वो सत्ता का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से जानी जाती है। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या सत्ता का प्रत्यायोजन क्या चीज़ है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को निश्चित कार्य सौंपता है और उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसको समुचित अधिकार प्रदान करता है। तो अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना, कार्य को निष्पादित करने के लिए अधिकार प्रदान करना और अधीनस्थों की जवाबदेही, उत्तरदायित्व आदि का निर्धारण करना, यही सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से जानी जाती है। देखिए, संगठन में हम जानते हैं कि बहुत से स्तर होते हैं। टॉप लेवल होता है जिसमें कुछ निश्चित खास व्यक्तियों को हम रखते हैं, उसके बाद मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। हर एक स्तर पर कार्य निर्धारित होते हैं, कौन से स्तर पर कौन सा कार्य किया जाना है, ये सारी चीज़ें हम संगठन में दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उच्च अधिकारी को ऐसा अनुभव होता है कि उसके कार्यभार ज़्यादा हैं, तो डेलीगेशन की प्रक्रिया जो है वो संगठन में हम अपनाते हैं और इसके माध्यम से कार्यों का निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो डेलीगेशन जो है वो एक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, और इसके माध्यम से ही हम कार्य को ऊपर से नीचे तक बांटने में सक्षम हो पाते हैं। यानी डेलीगेशन के माध्यम से ही अधिकार या सत्ता जो है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती हैं, उसका मार्ग प्रशस्त होता है, और डेलीगेशन से ही आगे चलकर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीयकरण संभव हो पाता है। आगे अपन चर्चा करेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज अपन सिर्फ डेलीगेशन की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, डेलीगेशन के अर्थ के बाद
आप यदि इसकी इम्पोर्टेंस, इसके महत्व की बात करें, तो डेलीगेशन का बहुत अधिक संस्था में एक महत्व होता है, और एक संगठन जो है उसकी आप कह सकते हैं कि आधारशिला जो है वो डेलीगेशन पर ही निर्भर करती है। तो प्रबंध के कार्यों का आधार, यानी मैनेजमेंट में हम जानते हैं कि बहुत से कार्यों का निष्पादन करना होता है, संपादन करना होता है, और उन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए ही संस्था जो है वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है। तो ये विभिन्न कार्य जो हैं, अब ये एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं कि वो सभी कार्यों का निष्पादन कर दे और वो भी बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छी तरह से करे। तो मैनेजमेंट के जितने भी कार्य हमको संपन्न करने हैं संस्था की उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से, उन कार्यों को हम संभव उसी अवस्था में कर पाते हैं जब संस्था में डेलीगेशन हो, सत्ता का प्रत्यायोजन हो। अगर प्रत्यायोजन नहीं होगा तो फिर कार्यों को निष्पादित करना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। फिर संस्था में हम जानते हैं कि हम संगठन का निर्माण करते हैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए। तो संगठन का निर्माण जो है वो डेलीगेशन पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि देखिए डेलीगेशन के अंतर्गत ही एक उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ को कोई कार्य सौंपता है, उस कार्य को पूरा करने के लिए उसको अधिकार प्रदान करता है। उन अधिकारों के प्रति जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है, और इसी आधार पर जो है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, वो तय किए जाते हैं। आपसी संबंधों की व्याख्या होती है, और इन्हीं आपसी संबंधों की व्याख्या के आधार पर ही संगठन जो है वो निर्मित होते हैं, बनते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संगठन का आधार जो है वो डेलीगेशन ही होता है, वो प्रत्यायोजन ही होता है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी संगठन में डेलीगेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं हो तो फिर संगठन का निर्माण जो है वो एक तरह से बेमानी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो संगठन निर्माण का आधार जो है वो डेलीगेशन होता है। फिर अगर आप डेलीगेशन करते हैं तो उससे निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाती है। आसान इस रूप में हो जाती है क्योंकि देखिए जब आपने कार्य का विभाजन वितरण कर दिया तो कार्य जो है वो विभिन्न व्यक्तियों में बंट गया, और व्यक्ति अपने से संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि सारे निर्णय, सारे कार्य एक ही व्यक्ति को करने हों तो उससे क्या होगा कि स्वाभाविक बात है कि निर्णय लेने से पहले आपको बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, बहुत से कार्य करने होते हैं, तो निर्णय लेने में आपको अनावश्यक रूप से समय लगेगा, देरी होगी। और समय पर यदि आप निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर निर्णय की यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो शीघ्र निर्णय लेने की दृष्टि से, समय पर निर्णय लेने की दृष्टि से भी डेलीगेशन की उपयोगिता होती है। फिर जहाँ तक निर्णय की क्वालिटी की बात है, वो भी डेलीगेशन के माध्यम से सुधरता है, क्योंकि देखिए हम एक ही व्यक्ति से ये अपेक्षा करें कि वो फाइनेंस के मामले में भी डिसीजन बहुत अच्छे ले लेगा, मार्केटिंग के मामले में भी बहुत अच्छे प्रभावशाली निर्णय ले लेगा, पर्सनल के मामले में भी बहुत अच्छे निर्णय ले लेगा, ये संभव नहीं होता। तो इसलिए जब हम कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, अलग अलग व्यक्ति को काम सौंप देते हैं, जो विशेषज्ञ है उसको हमने कार्य सौंप दिए हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि निर्णय की क्वालिटी जो है वो भी उसमें सुधरती है। और जब डेलीगेशन आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है। कार्यभार में कमी आने का मतलब ये हुआ कि अब जो लेसर इम्पोर्टेंस के वर्क हैं, यानी जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण काम हैं, वो अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं, और उसका असर, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो उच्च अधिकारी है वो जो बहुत स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, बहुत रणनीतिपूर्वक जहाँ निर्णय की आवश्यकता है,
कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, वो अपना ध्यान उन विषयों पर केंद्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप डेलीगेशन नहीं करेंगे तो आपका टाइम, एनर्जी जो है वो ऐसे कामों में भी व्यतीत होगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। लेकिन डेलीगेशन करने से आपने इम्पोर्टेंस की चीज़ अपने पास रख ली, ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य अपने पास रख लिए, और जो अपेक्षाकृत कम है वो आप अधीनस्थ को सौंप देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उच्च अधिकारी जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करने की स्थिति में होता है। फिर जब आप अधीनस्थ को काम सौंपते हैं, कार्यभार देते हैं, उसको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे जो है वो अधीनस्थ के एक तो मोराल में वृद्धि होती है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसको ये लगता है कि संस्था में उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और वो भी संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। तो इससे जहाँ उसका मनोबल बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर उसको एक तरह का मोटिवेशन भी मिलता है। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन के बहुत से साधन हम काम में लेते हैं, उनमें से एक साधन, महत्वपूर्ण साधन ये भी होता है कि आप उसको कार्यभार सौंपें, उसको नई चुनौतियां प्रदान करें, उसको नए अधिकार प्रदान करें, और उसको अपनी योग्यता, क्षमता दिखाने का एक अवसर प्रदान करें। तो उससे क्या है कि कर्मचारी ज़्यादा मोटिवेट होता है, अपनी क्षमता को वो प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। और अंत में जो अधीनस्थ हैं, जब आप उनको कोई काम, चुनौती, अधिकार सौंपते हैं, प्रदान करते हैं, तो आप उससे उनको जज करने की स्थिति में भी होते हैं। जज करने से मतलब है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो उनका मूल्यांकन करने की स्थिति में भी होते हैं कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता अधिक है, किस प्रकार की योग्यता अपेक्षाकृत कम है। यानी आप उनकी मेरिट रेटिंग कर सकते हैं, आप उनका योग्यता अंकन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये व्यक्ति इस फील्ड का एक्सपर्ट है, क्योंकि जो वो परिणाम प्रदान कर रहे हैं, उन परिणामों के आधार पर, उन रिजल्ट्स के आधार पर आप उस व्यक्ति की योग्यता का मापन, अंकन कर सकते हैं। तो ये डेलीगेशन के कुछ सामान्य से लाभ हुए जो संस्था को प्राप्त होते हैं। अब यदि हम डेलीगेशन के सिद्धांतों की बात करें, तो देखिए, डेलीगेशन को यदि आपको प्रभावशाली बनाना है तो उसमें कुछ सिद्धांतों की ओर आपको ध्यान देना होगा, जब ही डेलीगेशन के जो पर्याप्त लाभ हैं आपको प्राप्त हो पाएंगे। उन सिद्धांतों में जैसे आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, जब प्रबंध के हमने सिद्धांत पढ़े थे तो उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि आदेश की एकता यानी एक सबॉर्डिनेट को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यानी एक सबॉर्डिनेट है और दो उसके बॉस हो जाएं, दोनों बॉस उसको अलग अलग कार्य सौंपें, अलग अलग अधिकार दें, तो वो किसके कार्य की पूर्ति करे, किसके आदेश को माने, एक असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमको आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। दूसरी बात कि अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि आप जितने अधिकार सौंप रहे हैं कर्मचारी उतने के प्रति ही, उन कार्यों के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अधिकार ज़्यादा हैं और उसका उत्तरदायित्व कम है तो व्यक्ति जो है अधिकारों का मिसयूज़ करेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके ऊपर कोई अंकुश नियंत्रण नहीं है, वो चाहे जैसे काम कर सकता है, तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा। और उत्तरदायित्व ज़्यादा है, अधिकार कम है, तो वो कार्य का सही प्रकार से निष्पादन नहीं कर पाएगा। फिर एक जो सुपीरियर है उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि डेलीगेशन या प्रत्यायोजन करने से वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। यानी आपने सिर्फ अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है, उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन संभव नहीं होता है। यानी उच्च अधिकारी जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल बना हुआ है, चाहे उसने डेलीगेशन कर भी दिया हो। यानी उस उच्च अधिकारी को ही जवाब देना होगा। वो ये कहकर बच नहीं सकता है कि ये काम तो साहब मैंने बी को सौंप दिया था, बी
इसके संबंध में जवाब देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये संभव नहीं है। कार्य का विभाजन हो सकता है, कार्य पूरा करने के लिए आप उसको अधिकार दे सकते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व जो है वो शीर्ष यानी उच्च अधिकारी का ही बना रहेगा। फिर जब आप एक बार डेलीगेशन कर देते हैं तो आपको फिर अपवाद के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ये सिद्धांत ये कहता है कि फिर आप अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिए। कर्मचारी को या अधीनस्थ को आप स्वतंत्र छोड़िए, उसको कार्य करने का मौका अवसर दीजिए, उसको स्वयं को निर्णय लेने दीजिए और उसको कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। आपने कार्य उसको सौंप भी दिया और बार बार आप उसको इंटरफियर कर रहे हैं, बार बार आप अनावश्यक रूप से उसको सलाह दे रहे हैं, बार बार उसके कार्यों का आप मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अधीनस्थ जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो जहाँ जरूरी है सिर्फ वहीं पर आप हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। फिर डेलीगेशन सफल जब ही हो पाता है जब अधिकारों का स्पष्ट विभाजन हो। अधिकारों के स्पष्ट विभाजन से मतलब ये है कि सुपीरियर को भी स्पष्ट पता होना चाहिए कि मेरे अधिकार कितने हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, और इसी तरह से सबऑर्डिनेट को भी पता होना चाहिए कि मेरे अधिकार क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, किन सीमाओं के अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ देखिए स्पष्ट विभाजन नहीं होता है वहाँ फिर कार्य कौन करेगा उसके प्रति आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो स्पष्ट विभाजन करने से डेलीगेशन जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है।